आपको जो है अनुशासन, इससे ट्रेनिंग सेंटर में कहीं समझौता नहीं किया जाता है, इससे समझौता नहीं होगा। आपको अगर आप सभी चयनित अभ्यर्थियों का जो है हमारे इस रुधौली पुलिस सभागार कक्ष में स्वागत है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। आपको इसलिए बुलाया गया है, जैसा कि मुझे कार्यालय द्वारा बताया गया है कि लगभग कितने लोगों का चयन हुआ अपने थाने से? 42। तो एक बहुत बड़ी संख्या है 42 कि एक ही थाना क्षेत्र से 42 लड़कों का चयन हुआ है। उन सभी 42 बच्चों के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। और इसमें जो है तीन आप दिख रही हैं महिला, और भी महिलाएं चयन हुआ है, इनको भी दिखाइए, वीडियो में दिखाइए इनको। और भी लोगों का चार यहाँ हैं, और भी हैं घर पर, अभी होंगे एक आध। ठीक, 7, 42 में 7 कई परसेंट हो गया? आप बताइए, कोई तेज लड़का जो मैथ में हो। 42 में 7 कितने परसेंट होता है? 16 से लगभग 16% के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो ये और इनका चयन कितना होना था? 20%? 20 था ना जी सर। तो 4% कम हुआ है महिलाओं का। ठीक है, बाकी बढ़िया, 42 बढ़िया संख्या है। आपको इसलिए बुलाया गया है कि एक तो आपसे हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और थोड़ा बहुत चूँकि मैं ट्रेनिंग सेंटर में रहा हूँ, बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटरों में उत्तर प्रदेश पुलिस के रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन के बारे में अवेयर कर देंगे कि क्या चीज़ होती है डिसिप्लिन, कैसे आपको ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना है। अगले महीने से संभावित है आप लोगों का? जी सर। तो सबसे बड़ा जो चीज़ है ट्रेनिंग सेंटर का वो होता है 10 राउंड ग्राउंड में दौड़ाया जा रहा है। आप 8 राउंड ही दौड़ें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 की बजाय जो है आप 8 राउंड ही दौड़ें। आपको पुशअप अगर 100 मराया जाता है, आप अगर 20 ही पुशअप कर पाते हैं। आपको बीम चढ़ाया जाता है, आप बीम 7-8 ही कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हो जाएंगे 7-8 में ही। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 14 बीम ही कर पाएँ। आपको लॉन्ग जंप कराया जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है आपकी 18 फीट आप लॉन्ग जंप करें। आप 14-15 फीट भी कर लेंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा, जो उसके नॉर्म्स हैं। लेकिन अनुशासनहीनता अगर आप करेंगे तो आपको बैक कर दिया जाएगा। अनुशासनहीनता आप करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग एक्सटेंड हो सकती है, बढ़ सकती है। आपको डिपार्टमेंटल पनिशमेंट मिल सकता है, जो आपके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं रहता है, प्रमोशन वगैरह के लिए। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है वो करना है अनुशासन पर। अब अनुशासन कैसे बना के रखना है? अनुशासन का जो शाब्दिक अर्थ होता है बनाए हुए नियमों पर चलना। अब कोई भी संस्था, कोई भी विभाग अपना अनुशासन एक बनाता है। अनुशासन एक बहुत व्यापक शब्द है। कोई भी विभाग अपना एक अनुशासन, पुलिस का अपना अलग अनुशासन है, आर्मी का अलग अनुशासन है, जनता का अलग अनुशासन है, किसी प्राइवेट कंपनियों का अलग अनुशासन है। इसके दायरे में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। जब अनुशासन का मतलब कि आपको यूनिफॉर्म वहाँ कई प्रकार के चेंज करने पड़ेंगे। एक ही दिन में 3-4 बार यूनिफॉर्म आपको चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कि पहला जो पीरियड हो 6:30 बजे से, उसमें आपको बताया जाए कि प्रॉपर वर्दी में आएंगे जी, तो आप प्रॉपर वर्दी में जाएंगे। सेकेंड ही पीरियड में आपको बताया जाएगा कि आप जो है लोअर टी शर्ट में रहेंगे, जो जिसको पीटी ड्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीटी ड्रेस। लोअर टी शर्ट आपको वहीं से आपको कलर डिसाइड कर लिया जाएगा कि वाइट कलर रहेगा या आसमानी कलर रहेगा। जो भी कलर वहाँ दिया जाएगा उस कलर का आपको पीटी ड्रेस दिया जाएगा, जिसमें लोअर रहेगा, टी शर्ट तो सफ़ेद ही रहता है, लोअर कलर चेंज होते रहते हैं, और पीटी शू रहेगा। तो सफ़ेद टी शर्ट, ठीक है। लोअर का कलर हर ट्रेनिंग सेंटर का अलग अलग निर्धारित होता है, और पीटी शू आपका सफ़ेद ही रहेगा। पीटी जो शूज होता है, तो पीटी शूज भी आपको मिल सकता है। किसी ट्रेनिंग सेंटर में आपको बता दिया जाता है कि आप स्पोर्ट शू भी सफ़ेद कलर का, तो एक ही तरह के सभी बच्चों का रहेगा। जितने भी रिक्रूट रहेंगे सबका जूता एक ही कलर का रहेगा। तो ये आपकी पीटी ड्रेस हो जाती है, ठीक है। दूसरा हमने जो बताया यूनिफॉर्म वाला, इसको ट्रेनिंग सेंटर की भाषा में आईटी ड्रेस बोला जाता है, ठीक है। आईटी ड्रेस, इसको पीटी ड्रेस, ये शार्ट में। और तीसरा आपका रहता है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल ड्रेस। तो स्कूल ड्रेस जो है आपका अलग रहेगा। उसमें आपको वर्दी तो यही रहेगी,
जूता में RF शूज जो होता है, फॉर्मल शूज जो ब्लैक कलर का होता है, वो आपको निर्धारित वहाँ कर दिया जाएगा। तो उस शूज में आप स्कूल में जा सकते हैं, ठीक है। जो बेल्ट होता है, बेल्ट आपको वहाँ पर निर्धारित किया जाएगा कि किस तरह के बेल्ट पहनने हैं। ये नहीं कि जैसे हमने इस तरह का बेल्ट पहन लिया, कोई और इससे डार्क लाल बेल्ट पहन लिया, कोई निवाड़ का एक जो है कपड़े का बेल्ट टाइप का आता है, कोई उसको पहन लिया। सबके लिए एक ड्रेस निर्धारित किया जाएगा कि जो आप ग्राउंड में जब जाएंगे, सुबह 4 पीरियड होता है और शाम को 3 पीरियड होता है जी। ग्राउंड वाला, या सुबह भी 3 हो गया, शाम को 2 हो गया, माने मिनिमम 5 पीरियड रहेंगे आउटडोर के। उसको बोला जाता है आउटडोर। तो और जो आप पढ़ने जाएंगे, जब क्लासरूम बैठेंगे, तो उसको बोला जाएगा इंडोर। तो आउटडोर और इंडोर शब्द आपको सुनने को मिलेगा। आपको पीटी ड्रेस सुनने को मिलेगा, आईटी ड्रेस सुनने को मिलेगा, स्कूल ड्रेस सुनने को मिलेगा। उसके बाद शाम को रात्रि 8 बजे आपका होगा रोल कॉल, जिसको आप जो है हिंदी में गणना कह सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। आपके जो मेजर होंगे वहाँ आरटीसी में हो सकता है ट्रेनिंग आपका सेंटर पड़ जाए। रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर जिसको बोलते हैं, वो जिला लेवल पर होता है आरटीसी, जिसमें रिक्रूट मतलब केवल कांस्टेबल का ही प्रशिक्षण होता है। और आपको वो बता दें जो बताना चाह रहे थे कि कितने प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर हैं। एक तो हमारा अकाडमी हो गया सबसे बड़ा, ये कहाँ पर है? मुरादाबाद। उसके बाद होते हैं पीटीसी अपने यूपी में 1st, 2nd, 3rd पीटीसी नाम होता है, जिसमें मेन ट्रेनिंग सेंटर आपका मुरादाबाद और सीतापुर है। इसके अलावा जो पीटीसी अब चेंजिंग हुए हैं, बढ़े हैं जो पीटीसी, इसमें मेरठ, उन्नाव भी पुराना ही है, गोरखपुर, और आरटीसी में जो बड़ी आरटीसी मानी जाती है वो है आरटीसी चुनार, मिर्ज़ापुर में आरटीसी चुनार। तो ये आपके कितनी कैटेगरी हो गई? एक तो अकाडमी हो गई, दूसरा आपका पीटीसी के फार्म में मिलता है ट्रेनिंग सेंटर, और तीसरा आपका पीटीएस के फार्म में मिलता है। ये पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहलाता है, ये पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कहलाता है, और चौथा है आपका आरटीसी के रूप में। तो ये 4 ट्रेनिंग सेंटर के रूप में प्रख्यात है उत्तर प्रदेश पुलिस में। साथ के साथ जो है आपको ये जानकारी होना चाहिए कि पहले उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है जो वो होता था, ट्रेनिंग होता था, बीएसएफ, सीआरपी और उनके साथ भी भेज दिए जाते थे। तो उसमें इस बार एक देखा गया कि उनके ड्रिल में थोड़ा सी चेंजिंग आ रही थी। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का जो ड्रिल है, पुलिस ड्रिल मैनुअल, एक शब्द आपको बार बार मिलेगा, पुलिस ड्रिल मैनुअल, जिसको शॉर्ट में पीडीएम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीडीएम, पुलिस ड्रिल मैनुअल। पुलिस ड्रिल मैनुअल में जो आपको चलने का तरीका बताया जाता है, सलूट का तरीका बताया जाता है, शस्त्र के अभ्यास, असलहे के साथ जो है सावधान, विश्राम, कंधे शस्त्र, अगर बगल शस्त्र, सलामी शस्त्र, बाएं शस्त्र, ऊंचा बाएं शस्त्र, तमाम तरह के शस्त्र के आपको तरीके बताए जाएंगे कि क्यों कराया जाता है। सबकी उपयोगिता है, सबकी क्या है? सभी चीज़ों की उपयोगिता है। ये आपको माइंड मेकअप पहले से पूर्व अनुमान करके या पहले से माइंड मेकअप करके लोग चलते हैं कि अरे तो सारी चीज़ें बेकार हैं। हर चीज़ का उपयोग है जब आप फील्ड में उतरेंगे तब। ट्रेनिंग सेंटर में लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आ गए और यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है, ऐसा केवल ट्रेनिंग में ही आपको लगेगा। जब आप दुनिया में आएंगे, समाज में आएंगे, तब आपको लगेगा कि वहाँ जो उस्ताद बता रहे थे, जो वहाँ ट्रेनर बता रहे थे, वो बिल्कुल सही बता रहे थे कि ग्राउंड में बहाया हुआ ही पसीना युद्ध के समय काम आता है। अगर वहाँ आप प्रशिक्षण बढ़िया से नहीं लिए रहेंगे, जब आप यहाँ आएंगे, थानों पर, चौकियों पर पोस्ट होंगे, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, कभी कभी कोई बड़ी घटना घट जाएगी, उसमें 3-3 दिन, 4-4 दिन बिना खाए आदमी एक ही कपड़ा जो पहना है वही पहन के निकल गया अपराधियों को पकड़ने में या कोई घटना का अनावरण करने में, तो 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं। तब आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ सही बताया जा रहा था, यहाँ हम तब के आए रहेंगे पूरी तरह से, तभी हम यहाँ सफल हो पाएंगे। नहीं तो आप जो है फिर लगेगा कि हम कहाँ फंस गए। और 1-2 साल केवल पुलिस में नौकरी कर लेने के बाद आपके हैबिट्स में, अगर आप कामचोर नहीं हैं, मेहनती हैं,
अपने बताए जो आपके सीनियर अफसर रहेंगे, जो भी आपको काम देंगे आप काम करेंगे, तो 3-4 साल में आपको लग जाएगा कि नहीं बिल्कुल ठीक है, और उसी में आप रम जाएंगे। अब मेरा 17-18 घंटा पर डे हो जाता है। 3 बजे रात में मैं सोता हूँ और 7 बजे सुबह जग जाता हूँ। 7 से 1 घंटा तक अपना यही ग्राउंड में दौड़ करता हूँ, पीछे ग्राउंड एक बनाया हूँ, और 8-8:30 बजे तक नहा हुआ के ऑफिस में मैं बैठ जाता हूँ। दिन भर बैंकों की चेकिंग, चौकियों की चेकिंग और जो भी करना रहता है वो करना, जन सुनवाई करना, शाम को पैदल गश्त करना, फिर रात में 8-8 बजे काउंटिंग होती है, गणना लेने के बाद फिर रूम पर जाना, कुछ खाना वाना, फिर रात में 11-11:30 बजे हम लोगों को निकलना पड़ता है। रात में 2:30-3 बजे आते हैं। आप लोगों के स्तर पर डे ऐसा नहीं रहेगा, एक दिन रेस्ट मिल सकता है, 2 दिन रेस्ट मिल सकता है, या सप्ताह में 3 दिन ऐसा वर्क करना पड़ सकता है। लेकिन जो सीनियर लेवल पर है, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनका काम मैन मैनेजमेंट भी है, अब जैसे हमारा काम केवल यही नहीं है कि मैं अपनी ड्यूटी कर लूँ, हमारा काम है कि हाँ 100 अगर पुलिसकर्मी पोस्ट हैं तो उनको मैनेजमेंट भी करना है, किसकी कब आवश्यकता है छुट्टी की, किससे क्या वर्क लेना है, सबको अलग अलग पहचानना कि ये आदमी ये काम कर सकता है। अब हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, किससे हमको कंप्यूटर का काम लेना है, किससे फील्ड का काम लेना है, किससे क्या काम लेना है, उसको रिकॉग्नाइज करना। साथ ही साथ जो है उनके वेलफेयर का भी ध्यान देना। साथ ही जो है रुधौली थाना क्षेत्र में 3-4 लाख जो पॉपुलेशन है, उनके साथ कोई क्राइम होता है उसको प्रिवेंट करना, अपराधियों को जेल भेजना, न्यायालय का काम देखना, अपने सीनियर अफसर्स की बात सुनना, उनके दिए गए डायरेक्शन को फॉलो कराना। फिर आप ये लोकतंत्र है, यहाँ पर पॉलिटिकल मामला भी होता है, ये विधायक जी हैं, ये सांसद जी हैं, ये फलाने हैं, उन लोगों को भी बात सुनना, अगर उनकी बातें जायज़ हैं तो उस पर भी अमल करना। कई सारे फेस करने पड़ते हैं पुलिस विभाग में आने के बाद। वो स्थितियाँ फिर नॉर्मल जो हम लोग स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं उससे तत्काल बदलती हैं। हमको अपने वाणी पर संयम भी रखना है कि हम अपने साथ के जो सबॉर्डिनेट हैं उनके साथ कुछ मिसबिहेव न कर दें। कोई जनता पीड़ित आ रही है, हम पहले से पूर्वानुमान कुछ बनाए बैठे हैं, माइंड मेकअप किए बैठे हैं, उनके साथ कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें, बाद में पता चला कि वही आदमी रही जायज़ था, जिसको हमने डांट दिया, गाली दे दिया या बैठा दिया, वही जायज़ था, दूसरा वाला ही गलत था। तो ये चीज़ें बहुत कुछ जो है करना पड़ता है। अभी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए कि आपका अनुशासन, जो एक शब्द लिखा है ये बहुत बड़ी व्यापक शब्द है। अनुशासन के दायरे में आपके खाना से लेके मेस का अनुशासन अलग होगा। वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, मेस में जब टाइमिंग दी जाएगी उसी टाइम पर आप खाना खाने जाएंगे। मेस का खाना खाने का ड्रेस आपको वहाँ बताया जाएगा कि कैसे प्राइवेट कपड़ा, आप पूरी प्राइवेट कपड़ा भी पहनेंगे तो जूता, बेल्ट, आपका शर्ट इन रहना चाहिए अंदर, उसका अलग अनुशासन होगा। मेस का अनुशासन अलग रहेगा। फायरिंग बट पर जब फायरिंग सिखाई जाएगी आपको, वहाँ का डिसिप्लिन अलग होगा। गणना होगी उसका डिसिप्लिन अलग होगा। ग्राउंड में जाएंगे उसका डिसिप्लिन अलग होगा। आपको 10 महीना डिसिप्लिन ही सीखना है। डिसिप्लिन सीख लेने के बाद आदमी के जीवन में अमूल चूल परिवर्तन होगा। आप पूरी अगर मेहनत, ईमानदारी, लगन से ट्रेनिंग करेंगे 10 महीना, तो आप 10 महीने के बाद जब ही आएंगे तो आपको लगेगा कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक चेंजिंग आ गया। पर डे की आपकी रूटीन सेट हो जाएगी, पर डे का आपका टाइम टेबल सेट हो जाएगा। जो अब तक अनियंत्रित था, किसी का दबाव नहीं था, वहाँ तमाम लोग आपके मेंटर, जो सो स्कूली भाषा में मेंटर कहा जाता है, उसी को इनको ट्रेनर कहा जाता है। वो मेंटर मिलेंगे, फिजिकल ट्रेनर मेंटर अलग मिलेंगे। आईटी का मतलब जो वर्दी में ट्रेनिंग कराएंगे, सीधा सीधा समझिए फील्ड क्राफ्ट की और टैक्टिक्स की, वेपन्स की जो ट्रेनिंग कराएंगे वो आपके आईटी इंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। जो आपको फिजिकली ट्रेनिंग कराएंगे, दौड़ने की, भागने की, कूदने की, रस्सा चढ़ने की, दीवार जंप करने की, जिससे आप फिजिकली रूप से मेंटेन होंगे, उनको फिजिकल ट्रेनर कहा जाता है, पीटीआई कहा जाता है, उनको कहा जाएगा पीटीआई। और जो आपको वर्दी वाला ट्रेनिंग देंगे या आपका वो ट्रेनिंग वेपन्स का देंगे, फील्ड क्राफ्ट का देंगे, टैक्टिक्स का देंगे, उनको कहा जाएगा आईटीआई। और जो आपको इंडोर में रिटेन वाला चीज़ पढ़ाएंगे उनको बोला जाता है एसआई टीचर। क्या बोला जाता है? एसआई टीचर। ये एसआई टीचर नाम है। ये इंस्पेक्टर लेवल के भी लोग रहते हैं इसमें, जो थानों में इंस्पेक्टर रहते हैं, सब इंस्पेक्टर यही लोग जाके पढ़ाते भी हैं। उसके लिए उनका एक पैरागाजी कोर्स होता है। ये कोर्स 6 महीना के करने के बाद ये लोग जाके पढ़ाते हैं। इंस्पेक्टर हो गए, सब इंस्पेक्टर हो गए, और वहाँ पर आपको एपीओ मिलेंगे पढ़ाने के लिए, पीओ मिलेंगे पढ़ाने के लिए, एसपीओ मिलेंगे, और किसी किसी बड़े सेंटरों में जेडी भी मिलेंगे।
तो ये असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन अफसर कहा जाता है एपीओ को। इसकी परीक्षा होती है, जो एलएलबी किए रहते हैं लोग, जो मजिस्ट्रेट वगैरह की परीक्षा देते हैं वही इसकी भी परीक्षा देते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन अफसर। ये इससे 5 साल जब नौकरी हो जाती है तो प्रोसिक्यूशन अफसर बन जाते हैं। 15 साल या 20 साल जब हो जाती है नौकरी तो ये सीनियर प्रोसिक्यूशन अफसर बन जाते हैं, जिला लेवल पर आते हैं। और उससे भी जब प्रमोशन पाते हैं तो ये जेडी बन जाते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हो जाते हैं अभियोजन विभाग का। ये विभाग अभियोजन विभाग कहलाता है। क्या कहलाता है? अभियोजन विभाग। अभियोजन, ये विभाग अभियोजन विभाग कहलाता है। ठीक है, तो अभी ज़्यादा आज डिटेल नहीं देंगे। आप लोगों को जाने पर ट्रेनिंग में इस बार एक नई चीज़ मिलेगी, वो साइबर सिक्योरिटी की मिलेगी। ठीक है, हम लोगों ने रिकमेंड भी किया था डीजीपी सर को, सोशल मीडिया के भी माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, और समय की आवश्यकता को देखते हुए जो वर्तमान डीजीपी हैं, कौन है इस समय वर्तमान डीजीपी बताएं आप लोग, कोई जानता? हाँ, श्री प्रशांत कुमार, श्री लगाया करिए हैं जी। तो ये हैं श्री प्रशांत कुमार, ये हमारे डीजीपी यूपी पुलिस हैं इस समय वर्तमान में। इन्होंने 20 दिसंबर 2024 को डीजी परिपत्र, एक जो शब्द पुलिस में आपको मिलेगा बार बार, वो मिलेगा डीजी परिपत्र, माने लेटर। परिपत्र का मतलब लेटर। तो जो डीजी साहब की तरफ से लेटर जारी होते हैं पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस को फॉलो करने के लिए, उसको बोला जाता है डीजी परिपत्र। हर महीने में 4-5 लेटर जारी होते हैं अमूमन, किसी महीने में 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इसको बोला जाता है डीजी परिपत्र। तो डीजी परिपत्र 48 के माध्यम से 48/2024 मैंने 2024 में जो 48वां डीजी परिपत्र था 20 दिसंबर 2024, उस डीजी परिपत्र में उन्होंने निर्देश जारी किया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी थाने और सभी साइबर थाने एक साइबर अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी का अभियान चलाएंगे और उसमें डिजिटल वॉरियर तैयार करेंगे। वो डिजिटल वॉरियर पब्लिक के लोगों को लेंगे, जिसमें ऐसे लोग जो ग्रेजुएशन कर रहे हों, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हों, अथवा पीएचडी कर रहे हों, मेडिकल के पढ़ाई कर रहे हों, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हों, ऐसे छात्रों को हम डिजिटल वॉरियर बनाएंगे। एक फार्म उसका आया था, प्रोफार्मा है उसका, उसको भरवा लेंगे हम लोग, और उनका काम होगा समाज में जो झूठी खबरें लोग फैलाते हैं, न्यूज़ के लोग या पब्लिक के लोग, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, अगर वो खबरें झूठी हैं तो उसका खंडन करना, पुलिस के गुड वर्क को प्रमोट करना, साथ ही साथ साइबर अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी देना, स्वयं भी अवेयर रहना। तो उसमें 2 लोगों को डिजिटल वॉरियर बनाने का प्राविधान किया गया। एक तो वैसे लोग जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद बच्चे हैं, और दूसरा ये उसमें ऑप्शन दिया गया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मतलब जैसे हमने अपना बताया कि पुलिस वाला ट्विटर, तो एक प्रकार का हम क्या हो गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो गए। ऐसे तमाम ब्लॉगर घूम रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, या जिनके फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर लाखों हज़ारों रीच हैं जी, तमाम लोग देखते हैं उनकी बात को, उनको भी हम डिजिटल वॉरियर बनाएंगे, ताकि पता चला कि रुधौली में एक र्यूमर फैला कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, और रियलिटी में जाने के बाद पता चल रहा है कि नहीं, वो तो दोनों हिंदू और मुस्लिम पड़ोसी हैं, उसमें नाली नबदान का झगड़ा है, या ज़मीन जायदाद का झगड़ा है, या आपसी कोई कहा सुनी हो गई है, उसका विवाद हुआ, और किसी ने फैला दिया उसको सोशल मीडिया पर कि यहाँ पर दंगा हो गया, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव हो गया या जातिगत तनाव हो गया। तो उसका खंडन करने के लिए, तो फेक न्यूज़ का खंडन करने के लिए, पुलिस के कार्यों को, गुड वर्क को प्रमोट करने के लिए, और डिजिटल अवेयर रखने के लिए, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस फैलाने के लिए, 3 कामों के लिए ये डीजी साहब ने जारी किया था परिपत्र 48/2024 20 दिसंबर 2000। इसके अभियान के तहत अभी काम चल रहा है, व्यापक पैमाने पर चल रहा है। हमने भी यहाँ लगभग 34 स्कूलों में कार्यक्रम किए, बच्चों का स्कूलों में साइंस एग्जीबिशन प्रोजेक्ट वगैरह बनवा के कार्यक्रम चलवाया गया, स्कूलों पर निबंध प्रतियोगिताएं कराई गई, उनके प्रशस्ति पत्र भी बने हैं, एसपी सर द्वारा उनको प्रशस्ति पत्र और मेडल भी दिया जाएगा। सब तैयारी कंप्लीट हो गई है। अब डीआईजी रेंज बस्ती महोदय द्वारा जो है तीनों जिलों के एसपी की संयुक्त मीटिंग
और उनके द्वारा जो भी डिजिटल वॉरियर हर ज़िलों में बनाए गए हैं उनको लेके हम लोग पहुँचेंगे अटल प्रेक्षागृह बस्ती में। बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ पर सीधे उत्तर प्रदेश के डीजीपी और बड़े अधिकारी उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे लोग। तो यहाँ से लोग अपनी बात रखेंगे कि क्या क्या सिखाया गया, क्या क्या और चीज़ें होनी चाहिए। तो बहुत व्यापक सब्जेक्ट है, उस पर कभी आपसे बाद में वार्ता होगी। आपको केवल आज हमने महज इसलिए बुलाया कि एक तो आपसे इंट्रोडक्शन मेरा हो जाए और थोड़ा बहुत आप पुलिस के बारे में जान जाएं कि ट्रेनिंग में जाना है, क्या करना है, कैसे रहना है। ठीक है, तो बड़े ही ईमानदारी से काम करना है आपको। ये पहला दिमाग पुलिस के प्रति जो जनता का नज़रिया है उसको आपको चेंज करना है जी। लंबे समय। अब ये नई जनरेशन 60,000 62,000 पुलिसकर्मी आ रहे हैं और कुल 3 लाख अगर पुलिसकर्मी पहले से हैं तो 60,000 कितने % हो जाएगा 3 लाख का? 20। हाँ 20%। तो 20% एकाएक पुलिस आ रही है। अगर कहीं पर 100 लोगों की भीड़ है और पुलिस के खिलाफ नारे लग रहे हैं, 100 लोग लगा रहे हैं पुलिस के खिलाफ नारे, और उसमें 20 लोग ऐसे पहुंच जाएं जो पुलिस के सपोर्ट में नारे लगाने लगें, तो क्या हो जाएगा? वहाँ कंट्राडिक्शन होगा और उनका मिशन फेल हो जाएगा। जी। तो अगर ये 20% लोग जाकर कुछ अमूल चूल परिवर्तन करें पुलिस विभाग में आने के बाद, तो एक बहुत बड़ी चेंजिंग आ सकती है पुलिस में। और वो चेंजिंग हम कैसे कर सकते हैं? अपने आचार से, व्यवहार से, विचार से, अपने खान पान से, रहन सहन से। पहले पुलिस में भी हम लोग देखे, शुरू में जो पुलिस में लोग दारू भी पीते थे, झगड़ा भी करते थे, मिसबिहेव भी करते थे। अब इधर 15-20 साल से देखिए कितनी चेंजिंग आ रही है। जो नए लड़के आ रहे हैं पढ़े लिखे, अपना काम से काम मतलब, ड्यूटी से मतलब अपना, इस तरह के माहौल आपको क्रिएट करना है। आपको एक समाज को संदेश देना है, क्योंकि जिस युग में अब हम लोग जी रहे हैं ना, अब ये हम लोग क्वांटम कंप्यूटर के युग में जी रहे हैं। किस युग में जी रहे हैं? क्वांटम कंप्यूटर का नाम सुना है आप लोगों ने? सुने हैं? ये जो कंप्यूटर चल रहे हैं सब 1-2 साल में बेकार होने वाले हैं। अब क्वांटम कंप्यूटर आ रहा है जो एक समय में 50 गणनाएँ कर सकता है। जो ये 3 लाख साल में गणना करेगा ये कंप्यूटर, वो कंप्यूटर 3 सेकंड में करेगा। अभी केवल अमेरिका उस पर काम कर रहा है, क्योंकि उसको बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा है। क्वांटम कंप्यूटर को -273 डिग्री टेम्परेचर पर ही उसका निर्माण हो सकता है। फिजिक्स इसमें कितने लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा है? ग्रेजुएशन में आप पढ़ें, ग्रेजुएशन में तो फिजिक्स में आप, इंटर में भी थोड़ा सा बेस है उसका। जब आप पढ़ेंगे कि भाई लाइट है वे आल्सो पार्टिकल नेचर, लाइट के पास भी पार्टिकल नेचर है। और लाइट किस रूप में आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आती है, समझ आती है ना? और उसका नेचर क्या है? पार्टिकल नेचर है, जिस पर आप सोलर वगैरह देख रहे हैं। आइंस्टीन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि फोटॉन का इम्पैक्ट होता है, उस पर टक्कर मारता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार हो जाती है। उसको 2022 में फिजिक्स क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला। सुपरपोजिशन, अब इतना पता नहीं आप समझ पाएंगे कि नहीं। सुपरपोजिशन और दूसरा शब्द दिया गया है इंटेंगलमेंट। ये 2 चीज़ें साइंटिस्टों ने दिया, सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट। सुपरपोजिशन का मतलब होता है एक ही समय में कई जगह उपस्थिति। जैसे इलेक्ट्रॉन, आप अगर फिजिक्स, जिससे कुछ बच्चे इंटर में बता रहे हैं, आपको पढ़ाया गया होगा हिजनबर्ग का अनसर्टेनली प्रिंसिपल, कि एक समय में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन दोनों ज्ञात नहीं किया जा सकता है, दिया था उसने। और दूसरा चीज़ आपको पढ़ाया गया होगा इंटेंगलमेंट का मतलब जुड़ाव, एक दूसरे से जुड़ाव। तो साइंटिस्टों ने प्रूव किया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो इस अर्थ पर है, किसी अन्य मिल्की वे में, किसी अन्य प्लानिट पर, किसी अन्य आकाशगंगाएं, नोवा, सुपरनोवा में, इसी का इलेक्ट्रॉन का दूसरा युग मौजूद है। अगर यहाँ ये डिस्टर्ब होगा तो वहाँ वो डिस्टर्ब होता है, मैंने दोनों का जुड़ाव, इंटेंगलमेंट। और सुपरपोजिशन में मैंने इलेक्ट्रॉन एक समय में हर जगह उपस्थित रह सकता है, जब जहाँ हम उसको ऑब्जर्व करेंगे वहाँ दिखाई देगा। जिसे इंटेंगलमेंट का सीधा उदाहरण हम बता रहे हैं, जिसे आप नौकरी पर जब चले जाएंगे घर से बाहर, और माँ आपको फ़ोन करेगी, बेटा रात में तुम्हारी तबीयत ख़राब थी क्या? तो आपको लगेगा ये कैसे जान गई, रात में तो मुझे बुखार आया था। तो माँ का इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रॉन से इंटेंगलमेंट है, तो उसको तुरंत पता चल जाता है कि हाँ ये बेटे को मेरे साथ है, बेटी को ये हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। वही चीज़ें इंटेंगलमेंट होती है। जब आप दूर जाएंगे तब आपको उस चीज़ का एहसास होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखना है, इस पर कभी बाद में चर्चा होगी। इन्हीं दोनों प्रिंसिपल पर आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाया जा रहा है। और जिसे आप कंप्यूटर में पढ़ते होंगे कि 0-1 की भाषा कंप्यूटर समझता है, इसको बिट्स कहते हैं। लेकिन जब इसमें आएंगे क्वांटम कंप्यूटर में तो इसको क्यूबिट्स कहा जाता है।
क्यूबिट्स का मतलब कि वो एक ही साथ जीरो की भी भाषा समझेगा, वन की भी भाषा समझेगा। मैंने एक ही साथ फिजिक्स का भी सवाल लगाएगा, एक ही साथ केमिस्ट्री का भी लगाएगा, एक ही साथ मैथ का भी लगाएगा, सारे चीज़ जो भी प्रॉब्लम देंगे एक साथ लगाएगा। ये नहीं कि आप पावर पॉइंट खोल रखे हैं तो फिर आप उसमें एक्सेल पर काम नहीं कर पा रहे हैं, ये समस्याएं नहीं आएंगी। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर बड़ी चीज़ आ रहा है। व्यक्ति की उम्र जो है, मानव की उम्र 150 साल से लेकर 200 साल होने जा रही है। जो मकान 100 साल के लिए बनते हैं, 50 साल के लिए ऐसे सीमेंट उससे बनाए जाएंगे केमिकल रिएक्शन करा के, जिनकी उम्र 1000 साल होगी। हम गॉड के नज़दीक पहुंचने वाले हैं, उसके क्रिएटिविटी को समझने वाले हैं कि ईश्वर ने जो संरचना प्रकृति का, नेचर का किया है, किस तरह से किया है, वो क्वांटम कंप्यूटर के ज़रिए हम कर सकते हैं। एक ऐसे उसका जो रोबोट बनेगा, तो वो रोबोट में हमारा माइंड सेटअप का जितना रोज़ मेमोरी है डेली के डेली ट्रांसफ़र होता रहेगा। मैं जब मरूंगा भी ये रोबोट हमारे रूप में ज़िंदा रहेगा, हमारी चेतना को, कॉन्शियसनेस को लेके। बहुत व्यापक बदलाव होने जा रहा है, लगभग मान के चलिए 2030 वर्ष तक, क्योंकि उसका कास्ट इतना है कि छोटे देश उस पर हिम्मत नहीं बना पा रहे हैं शोध करने के लिए। चाइना थोड़ा बहुत करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी केवल जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, गूगल कंपनी, इन्होंने उस पर एक मेजोराना चिप भी बन गया है। आप जब गूगल वगैरह पर सर्च करेंगे मेजोराना, ये चिप बना है जिसमें अभी 8 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ा गया है जो एक साथ रहे हैं, जिसे उसमें इलेक्ट्रॉनों को पकड़ना है। अब आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन हम देख ही नहीं पाते हैं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख, उन इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के युग में इकट्ठा करने हैं। 1000 जब जोड़े बन जाएंगे तो वो क्वांटम कंप्यूटर तैयार होगा। उसमें जो चिप लगेगा वो इस तरह के चिप लगेंगे। तो आप कभी गूगल वगैरह पर सर्च करिएगा तो आपको दिखाई देगा। कुछ जिक्र हमने अपने वीडियो में उसका कुछ हल्का फुल्का किया है। तो ठीक है, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाता है। अभी आप